स्वागतम। तैयारी 2026 प्रीलिम्स की विज्ञान और तकनीक के महत्वपूर्ण समसामयिक विषय अंतरिक्ष, क्वांटम, एआई और सेमीकंडक्टर तक, स्वास्थ्य में नई खोजें, बायोटेक्नोलॉजी और पर्यावरण, भौतिक विज्ञान, एडवांस्ड मटेरियल्स और ग्लोबल अवार्ड्स भी, पूरा पैकेज एक जगह आपकी सफलता के लिए। नमस्ते। आज की इस बेहद खास चर्चा में आपका स्वागत है। देखिए, एक वक्त था जब अंतरिक्ष की बात आते ही हमारे दिमाग में सिर्फ अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की कोल्ड वॉर रेस आती थी। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। आज अंतरिक्ष प्राइवेट कंपनियों और कई देशों के शानदार सहयोग का एक बेहद जीवंत इकोसिस्टम बन गया है। सच कहूं तो हम पृथ्वी से बाहर एक बहुत ही रोमांचक और महाकाव्य यात्रा पर निकल चुके हैं। तो आज हम इसी शानदार सफर के कुछ सबसे दिलचस्प और नए पड़ावों को डिकोड करने वाले हैं। तैयार हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे मुख्य विषय क्या हैं। हम बात करेंगे मानव अंतरिक्ष उड़ान के नए मोर्चों की, NISAR के जरिए पृथ्वी के अवलोकन की, लुपेक्स चंद्र मिशन की और अंत में एक नियर अर्थ एस्टेरॉयड को पकड़ने के एक बेहद महत्वाकांक्षी मिशन की। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, मानव अंतरिक्ष उड़ान में नए मोर्चे। अब इससे पहले कि हम मिशंस की बात करें, बस एक सेकंड के लिए पोलर ऑर्बिट यानी ध्रुवीय कक्षा को समझ लेते हैं। आसान शब्दों में ये एक ऐसी कक्षा है जो भूमध्य रेखा के बजाय पृथ्वी के उत्तर से दक्षिण ध्रुवों के ऊपर से गुजरती है। आधुनिक अंतरिक्ष यात्री अब इस नए रास्ते को एक्सप्लोर कर रहे हैं और यहीं पर स्पेसएक्स का एक नया मिशन गेम चेंजर साबित होने वाला है। अगर हम जियोस्टेशनरी और पोलर ऑर्बिट को कंपेयर करें तो दोनों के रास्तों में जमीन आसमान का फर्क है। एक पृथ्वी के साथ साथ घूमता है जबकि दूसरा पृथ्वी के ऊपर से नीचे की ओर चक्कर लगाता है। और बिल्कुल इसी अनोखे रास्ते पर स्पेसएक्स का रेजिलियंस कैप्सूल उड़ान भरने वाला है। और यही एंट्री होती है स्पेसएक्स के फ्रेम 2 मिशन की। क्या आप यकीन करेंगे, ये ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला दुनिया का बिल्कुल पहला क्रू मिशन है, यानी इसमें इंसान मौजूद होंगे। इस मिशन को उद्यमी चुन वांग ने फंड किया है। लो अर्थ ऑर्बिट में ये सफर 3 से 5 दिनों तक चलेगा। इसका मेन फोकस क्या है? ध्रुवीय ऑरोरा का करीब से अध्ययन करना और ये देखना कि स्पेस फ्लाइट का इंसान के शरीर पर असल में क्या असर पड़ता है। इसी दिशा में पृथ्वी के थोड़ा और करीब एक और जबरदस्त मिशन चल रहा है, एक्सियम 4 या शॉर्ट में कहें तो AX4 मिशन। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाला एक कमाल का अंतर्राष्ट्रीय क्रू है। और हमारे लिए सबसे ज्यादा गर्व की बात क्या है? इसमें भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी शामिल हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा पल है। ये X4 मिशन कोई मामूली मिशन नहीं है। ये 14 दिनों तक चलेगा और इसमें 60 से ज्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। लेकिन इसकी सबसे ऐतिहासिक बात यह है कि ये भारत, पोलैंड और हंगरी की मानव अंतरिक्ष उड़ान में वापसी का प्रतीक है। जरा सोचिए, पूरे 4 दशकों यानी 40 से अधिक वर्षों के बाद इन देशों के लिए ये पहला सरकार प्रायोजित ह्यूमन स्पेसफ्लाइट मिशन है। ये दिखाता है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन आज किस स्तर पर पहुंच चुका है। खैर, अंतरिक्ष में इंसान को भेजने की बात तो हो गई। अब जरा अपनी पृथ्वी की तरफ वापस मुड़ते हैं और बात करते हैं निसार के जरिए पृथ्वी के अवलोकन की। इस प्रोजेक्ट की सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? नासा और इसरो की ये पार्टनरशिप। उनका संयुक्त मिशन निसार सैटेलाइट अपनी तरह का दुनिया का पहला ड्यूअल फ्रीक्वेंसी रडार सिस्टम है। इसमें नासा अपना बेहतरीन L बैंड रडार लेकर आया है और इसरो ने अपना कमाल का S बैंड रडार दिया है। दोनों मिलकर इसे एक सुपर सैटेलाइट बनाते हैं। अब आप सोचेंगे, इस सिंथेटिक अपर्चर रडार या SAR में ऐसा क्या खास है? देखिए, इसकी ताकत हैरान करने वाली है। ये बादलों, घने जंगलों और भारी बारिश के आर पार बिल्कुल साफ देख सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसे काम करने के लिए सूरज की रोशनी की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ये दिन और रात दोनों समय लगातार डेटा दे सकता है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट से ये पृथ्वी की सतह पर हो रहे मिलीमीटर जितने छोटे बदलावों को भी पकड़ लेगा। जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए ये सचमुच एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। चलिए, पृथ्वी से अब जरा और दूर चलते हैं, सीधे चांद पर। हमारा अगला टॉपिक है लुपेक्स चंद्र मिशन। ये 2020 के दशक के आखिर का सबसे बड़ा मून मिशन होने वाला है।
भारत का इसरो और जापान का जैक्सा मिलकर इस विशाल प्रोजेक्ट को अंजाम दे रहे हैं। दोनों की जिम्मेदारियां बिल्कुल क्लियर हैं। इसरो लूनर लैंडर दे रहा है और जैक्सा रोवर के साथ साथ लॉन्चिंग की जिम्मेदारी संभाल रहा है। चंद्रयान-3 की बम्पर सक्सेस के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने के लिए ये एक बहुत ही क्रूशियल पार्टनरशिप है। आखिर इस मिशन, जिसे चंद्रयान-5 भी कहा जा रहा है, का मेन गोल क्या है? इसका सबसे बड़ा मकसद है चंद्रमा के उन डार्क क्रेटर्स में पानी की बर्फ खोजना जहां सूरज की रोशनी आज तक नहीं पहुंची है। ये सिर्फ एक खोज नहीं है दोस्तों, ये भविष्य में चांद पर इंसानों के लंबे समय तक टिके रहने की तैयारी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हमें चांद पर पानी क्यों चाहिए? देखिए, ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। अगर हमें वहां बर्फ मिलती है तो वो एस्ट्रोनॉट्स के लिए पीने का पानी बन सकती है। उस पानी से लाइफ सपोर्ट के लिए ऑक्सीजन बनाई जा सकती है और सबसे बड़ी बात, उससे रॉकेट का फ्यूल तैयार किया जा सकता है। एक तरह से चांद हमारे डीप स्पेस मिशंस के लिए एक पेट्रोल पंप का काम कर सकता है ना कमाल की बात? और अब हमारे इस सफर का सबसे रोमांचक हिस्सा, एक नियर अर्थ एस्टेरॉयड को पकड़ना। चीन का ये मिशन कामोओलेवा नाम के एक एस्टेरॉयड के पीछे जा रहा है। ये एक अर्ध उपग्रह या क्वासी सैटेलाइट है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये असल में चक्कर तो सूरज के ही लगाता है, लेकिन पृथ्वी से देखने पर हमें ऐसा लगता है जैसे ये हमारी पृथ्वी के चक्कर लगा रहा हो। इसके इसी अनोखे ऑर्बिटल डांस की वजह से ये वैज्ञानिकों के लिए इतना परफेक्ट टारगेट बन गया है। मंगल ग्रह पर तियानवे-1 की शानदार सफलता के बाद चीन अब तियानवे-2 के साथ और भी बड़ा दांव खेल रहा है। अंतरिक्ष में उड़ते हुए एक एस्टेरॉयड से मिट्टी और पत्थरों के नमूने वापस लाना, ये सच में कोई मजाक नहीं है, ये बेहद मुश्किल है। लेकिन अगर ये सफल होता है तो हमें अपने सौर मंडल के जन्म से जुड़े ऐसे रहस्य पता चलेंगे जो अभी तक किसी को नहीं मालूम। ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करेगा? आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले स्पेसक्राफ्ट टच एंड गो तकनीक का इस्तेमाल करेगा, यानी एस्टेरॉयड की सतह को बस कुछ सेकंड के लिए छुआ और तुरंत सैंपल ले लिया। अगर सतह बहुत उबड़-खाबड़ हुई तो बैकअप प्लान के तौर पर ये एंकर और अटैच तरीके से उससे चिपकेगा। और फिर सबसे जरूरी काम, उन अनमोल सैंपल्स को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित हमारी पृथ्वी पर वापस लाना। तो जरा सोचिए, हमने आज क्या क्या देखा। अत्याधुनिक रडार से अपनी पृथ्वी पर नजर रखने से लेकर ध्रुवीय कक्षाओं में क्रू भेजने, चांद के अंधेरे हिस्सों में बर्फ खोजने और यहाँ तक कि गहरे अंतरिक्ष में एक एस्टेरॉयड को पकड़ने तक। अब आप ही बताइए, जब आम इंसान और अलग अलग देश मिलकर इतना आगे जा रहे हैं तो इंसानियत की इस ब्रह्मांडीय यात्रा का अगला बड़ा माइलस्टोन क्या होगा? क्या हम जल्द ही मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाएंगे या उससे भी आगे कुछ और बड़ा होने वाला है? इसी दिलचस्प सवाल के साथ मैं आज की ये चर्चा यहीं खत्म करता हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहें और हाँ, हमेशा सितारों की ओर देखते रहें। हेलो और स्वागत है आज की इस मजेदार चर्चा में। आज हम भारत के तेजी से बढ़ते स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थ ऑब्जर्वेशन की एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको सच में हैरान कर देगी। आइए देखते हैं कि कैसे हमारे स्पेस मिशंस ने अपनी क्षमताओं का विस्तार किया है और भविष्य के डीप स्पेस मिशंस के लिए हमारी क्या तैयारियां हैं। तो चलिए इस नई उड़ान का पूरा फ्लाइट प्लान सेट करते हैं। तो चलिए सीधे आज के एजेंडा पर आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एस्ट्रोसैट के 1 दशक की, फिर हम देखेंगे LVM-3 की हेवी लिफ्टिंग पावर, उसके बाद अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए फायरफ्लाई कॉन्स्टलेशन को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे भविष्य के होप एनालॉग मिशन की। शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, अ डेकेड ऑफ एस्ट्रोसैट। अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। कमाल की बात यह है कि 2015 में जब एस्ट्रोसैट लॉन्च हुआ था तो साइंटिस्ट ने इसका डिजाइन लाइफ स्पैन सिर्फ 5 साल तय किया था, लेकिन गेस व्हाट, इसने लगातार 10 साल पूरे कर लिए हैं और ये अभी भी काम कर रहा है। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, बल्कि हमारी स्पेस इंजीनियरिंग की एक बहुत बहुत बड़ी जीत है। ये दिखाता है कि भारत के लॉन्ग टर्म स्पेस मिशंस कितने रिलायबल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एस्ट्रोसैट आखिर करता क्या है। ये भारत की पहली ऐसी स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जो एक ही वक्त में अल्ट्रावायलेट, ऑप्टिकल और एक्सरे बैंड्स में डेटा कलेक्ट करती है। इस साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमें जो डेटा मिलता है उसकी एक्यूरेसी एकदम नेक्स्ट लेवल होती है। इस विशिष्ट क्षमता की मदद से हम तारों, आकाशगंगाओं और यहाँ तक कि ब्लैक होल्स जैसे एक्सट्रीम और हाई एनर्जी फिनोमेना को डीपली स्टडी कर पाते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, हेवी लिफ्टिंग यानी LVM-3 सैटेलाइट।
यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात है ये नंबर 6500 किलोग्राम। जरा सोचिए, हजारों किलो का एक जाइंट स्ट्रक्चर सीधे अंतरिक्ष में धकेल देना, है ना अमेजिंग? हाल ही में लॉन्च किया गया ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसरो के इतिहास के सबसे भारी पेलोड्स में से एक है। ये इस बात का सबूत है कि भारी वजन उठाने की हमारी क्षमता अब लिटरली एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। तो LVM-3M6 इतना भारी वजन आखिर उठाता कैसे है? इसके पीछे का मैकेनिक्स बड़ा ही शक्तिशाली है। इसमें 2 सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स लगे होते हैं जिन्हें S200 कहते हैं। फिर आता है एक लिक्विड कोर स्टेज यानी L11 और सबसे ऊपर एक पूरी तरह से स्वदेशी CE-20 इंजन वाला क्रायोजेनिक अपर स्टेज जिसे C-25 कहा जाता है। ये पावर पैक्ड कॉम्बिनेशन 4 टन क्लास के पेलोड्स को आराम से जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। और देखिए, LVM-3 की ये ताकत सिर्फ सैटेलाइट्स तक ही लिमिट नहीं रहने वाली। ये गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की एक बहुत मजबूत नींव बनने जा रही है। मतलब इसी रॉकेट टेक्नोलॉजी का आगे यूज करके हम एस्ट्रोनॉट्स को सेफली लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जाएंगे। ये हार्डवेयर का इवोल्यूशन क्लियरली दिखाता है कि हम अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने के लिए कितने तैयार हो रहे हैं। चलिए, अब स्पेस से थोड़ा अर्थ की तरफ वापस आते हैं। तीसरा टॉपिक, अर्थ ऑब्जर्वेशन और फायरफ्लाई कॉन्स्टलेशन। इस टेक्नोलॉजी को ठीक से समझने के लिए हमें हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग को समझना होगा। अब ये क्या भला है? देखिए, साधारण कैमरास के कंपैरिजन में ये एडवांस टेक्स सैक्रोस्पेक्ट्रल बैंड्स में डेटा कैप्चर करती है। पिक्सल स्पेस के नए कॉन्स्टलेशन में यही टेक्निक यूज हुई है। इससे हमारी अर्थ की सतह का इतनी प्रिसिजन और डिटेल में एनालिसिस होता है जो आम आंखों या नॉर्मल लेंस से देखना बिल्कुल नामुमकिन है। अब थोड़ा ऑर्बिट्स पर गौर करते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के लिए और स्पेसिफिकली फायरफ्लाई जैसी सैटेलाइट्स के लिए सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट्स सबसे बेस्ट चॉइस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पोल्स के आसपास से गुजरते हैं, तो एक निश्चित समय पर ये धरती के अलग अलग हिस्सों के ठीक ऊपर आते हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के मुकाबले इस ऑर्बिट के जरिए किसी एक लोकेशन की लगातार और बहुत ही हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ली जा सकती हैं। तो इस पूरे सिस्टम का जमीन पर यानी ग्राउंड लेवल पर क्या रियल असर होता है? देखिए, फायरफ्लाई इंडिया का पहला 100% इंडिजिनस कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन कॉन्स्टलेशन है। आयन स्पेस के सपोर्ट और पिक्सल स्पेस की मेहनत से बना ये प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर के स्पेस में आने का एक ह्यूज माइलस्टोन है। इस हाईटेक डेटा का असली यूज एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट और अर्बन प्लानिंग जैसे प्रैक्टिकल एरियाज में होता है। एब्सोल्युटली सटीक डेटा का मतलब है फसलों की बेहतर निगरानी और आपदाओं का पहले से पता लगाना। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, नेक्स्ट फ्रंटियर यानी होप मिशन। होप, जिसका पूरा नाम है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन। ये एक बहुत ही जरूरी 10 दिन का एनालॉग मिशन है जो लद्दाख की सोकार वैली में हो रहा है। इस टेबल को देखिए, यहां इसरो और प्रोटोप्लैनेट मिलकर एकदम चांद और मंगल ग्रह जैसा एनवायरनमेंट धरती पर ही सिमुलेट कर रहे हैं। एक तरह से ये इस बात की ग्राउंड टेस्टिंग है कि भविष्य में इंसान दूसरे प्लैनेट्स के एलियन एनवायरनमेंट में आखिर रहेंगे कैसे। ये एनालॉग मिशन डायरेक्टली हमारे गगनयान प्रोग्राम को ग्राउंड सपोर्ट देता है। इसका मेन गोल क्या है? ये स्टडी करना कि जब लोग ऐसी एक्सट्रीम और दुनिया से अलग थलग कंडीशंस में रहते हैं तो उनकी बॉडी और उनका दिमाग कैसे रिएक्ट करता है। ऐसी टफ स्थितियों में फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी का डेटा जमा करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है, ताकि स्पेस में जाने वाले हमारे एस्ट्रोनॉट्स 100% सुरक्षित रहें। इस पूरी चर्चा के एंड में एक बड़ा और उत्तेजक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जैसे जैसे हमारी शक्तिशाली मशीन्स और टेलीस्कोप्स अंतरिक्ष की गहराइयों पर फतह हासिल कर रही हैं, इंसान के अपना घर यानी अर्थ छोड़कर नए प्लैनेट्स पर बसने की असली शारीरिक और मानसिक कीमत आखिर क्या होगी? डीप स्पेस ऑब्जर्वेशन से लेकर मानव एक्सप्लोरेशन तक का ये सफर दिखाता है कि हमने बहुत कुछ पा लिया है, पर अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। इसी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ हम आज का ये सेशन यहीं खत्म करते हैं। सीखते रहिए और आसमान के आगे देखते रहिए। नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में दिमाग हिला देने वाला है। हम बात कर रहे हैं AI कंप्यूट क्रांति की। अंतरिक्ष में उड़ते डेटा सेंटर से लेकर भारत के खुद के बनाए यानी सॉवरेन सिलिकॉन चिप्स तक का ये सफर। ये तकनीकी विकास इतना रोमांचक है कि इसे मिस करना लिटरली एक गलती होगी। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम 4 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहले AI कंप्यूट क्रांति,
फिर अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर्स, उसके बाद भारत का अपना स्वदेशी सेमीकंडक्टर पुश और आखिर में हम सबके लिए यानी भारत के लिए मल्टीलिंगुअल एआई। चलिए बिना समय गवाएं शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, एआई कंप्यूट क्रांति। अब हम सब जानते हैं कि आज के भारी भरकम एआई मॉडल्स को चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। नॉर्मल प्रोसेसर्स बस हाफने लगते हैं और यही एंट्री होती है टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट यानी टीपीयू की। ये गूगल का बनाया वो स्पेशल हार्डवेयर है जो खास तौर पर न्यूरल नेटवर्क्स और भारी मैट्रिक्स कैलकुलेशन के लिए ही डिजाइन किया गया है। आपको बता दूं, गूगल का लेटेस्ट 7th जनरेशन आयरनवुड टीपीयू तो खास तौर पर एंटरप्राइज लेवल के विशाल लैंग्वेज मॉडल्स को पावर देने के लिए ही बनाया गया है। एकदम नेक्स्ट लेवल हार्डवेयर। अगर आप आर्किटेक्चर को देखें तो सीपीयू को आप एक जनरलिस्ट मान सकते हैं, हर फन मौला, लेकिन एक बार में एक ही काम करेगा। पर टीपीयू ये हाइपर स्पेशलिस्ट होते हैं। मशीन लर्निंग के भारी भरकम काम के लिए ये एक ही समय में यानी पैरेलल तरीके से हाई स्पीड टेंसर ऑपरेशंस को प्रोसेस करते हैं। मतलब जहां सीपीयू पसीने पसीने हो जाए, वहां टीपीयू उसी काम को पलक झपकते और वो भी कम बिजली खर्च किए निपटा देता है। अब आते हैं हमारे दूसरे और शायद सबसे साइ-फाई लगने वाले हिस्से पर, अंतरिक्ष में एआई डेटा केंद्र। सोचिए, एआई जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उसके डेटा सेंटर्स उतनी ही बिजली निगल रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, हम पृथ्वी के पावर ग्रिड्स को पूरी तरह से ठप किए बिना एआई का इतना बड़ा विस्तार कैसे कर सकते हैं? टेक जायंट्स लिटरली इस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आउट ऑफ द वर्ल्ड तरीके खोज रहे हैं। और इसका एक बेहद क्रेजी समाधान है, गूगल का प्रोजेक्ट सनकैचर। ये एक लॉन्ग टर्म रिसर्च है जिसे मूनशॉट कहा जा रहा है। जरा इमेजिन कीजिए, टीपीयू चिप से भरे डेटा सेंटर्स को सैटेलाइट्स के रूप में सीधे अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में कभी रात नहीं होती, मतलब 24 घंटे लगातार बिना रुकावट सौर ऊर्जा। और डेटा पृथ्वी तक कैसे आएगा? हाई स्पीड इंटर सैटेलाइट लेजर कम्युनिकेशन के जरिए। मतलब हमारी पृथ्वी की बिजली बची रहेगी और अंतरिक्ष से अनलिमिटेड एआई कंप्यूटिंग मिलती रहेगी। है ना कमाल का आइडिया? खैर, ये तो बात हुई ग्लोबल और अंतरिक्ष की। अब जमीन पर और सीधे अपने देश भारत लौटते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है भारत की अपनी स्वदेशी सेमीकंडक्टर पहल। 76,000 करोड़ रुपए। जरा इस अमाउंट के बारे में सोचिए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये भारत सरकार के सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम का भारी भरकम बजट है। इस निवेश का सीधा सा मकसद है भारत को सिर्फ चिप्स का खरीदार नहीं, बल्कि खुद का एंड टू एंड सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने वाला एक ताकतवर देश बनाना। अब इस स्वदेशी सिलिकॉन इकोसिस्टम में 2 स्टार प्लेयर्स को देखना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है इसरो का बनाया विक्रम 32 बिट प्रोसेसर। ये कोई आम चिप नहीं है, ये लॉन्च व्हीकल ग्रेड का चिप है। मतलब -55 डिग्री की जमा देने वाली ठंड से लेकर +125 डिग्री सेल्सियस की झुलसाने वाली गर्मी और अंतरिक्ष के खतरनाक रेडिएशंस तक ये सब सह सकता है। और दूसरी तरफ देखिए सीडैक का ध्रुवा 64। ये 1.0 गीगाहर्ट्ज की स्पीड वाला एक 64 बिट डुअल कोर स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर है जो हमारे रोजमर्रा के जनरल कंप्यूटिंग सिस्टम्स को पावर देने के लिए बनाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि विक्रम चिप में ऐसा क्या खास है? तो सबसे अहम है इसकी 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस करने की क्षमता। एरोस्पेस की भाषा में समझें तो रॉकेट या सैटेलाइट जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो उनके रास्ते यानी ट्रेजेक्टरी की एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ गणितीय गणना करनी होती है। एक छोटी सी गलती और पूरा मिशन फेल। यही वो चिप है जो उस नेविगेशन और उड़ान की स्थिरता को 100% सटीकता से कंट्रोल करता है। चलिए, हार्डवेयर की तो काफी बात हो गई। अब हमारे चौथे और आखिरी सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, भारत के लिए बहुभाषी यानी मल्टीलिंगुअल एआई। और जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो 22 ये महज एक संख्या नहीं है, ये सरकार द्वारा सपोर्टेड भारत जेन एआई पहल का सबसे क्रूशियल हिस्सा है। इसका लक्ष्य है कि ऐसे जनरेटिव एआई मॉडल्स बनाए जाएं जो हमारे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त सभी 22 भारतीय भाषाओं में बिल्कुल नेटिव तरीके से काम कर सकें। मतलब एआई अब सिर्फ अंग्रेजी तक सीमित नहीं रहेगा। अब जरा सोचिए कि इसका असर क्या होगा। ये मल्टीलिंगुअल एआई सीधे तौर पर ई-गवर्नेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, खेती बाड़ी और लीगल सर्विसेज जैसे अहम सेक्टर्स की पूरी तस्वीर बदल कर रख देगा।
सबसे खास बात यह है कि इस सिस्टम को भारत के अपने डाइवर्स डेटा सेट पर ट्रेन किया जा रहा है। इसका मतलब है कि ये पश्चिमी देशों के मॉडल्स की कोई कॉपी नहीं होगी, बल्कि पूरी तरह से हमारी अपनी भारतीय संस्कृति और हमारी स्थानीय ज़रूरतों को समझकर काम करेगा। तो कुल मिला के हमने क्या देखा? एक तरफ गूगल अंतरिक्ष में तैरते डेटा सेंटर्स का सपना देख रहा है, जो ग्लोबल कंप्यूटिंग की सीमाएं तोड़ रहा है, और दूसरी तरफ भारत अपने खुद के एक्सट्रीम ग्रेड चिप्स और देसी जनरेटिव एआई के साथ पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो जाते जाते आपके लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता हूं। भविष्य की दुनिया में इन विशाल ग्लोबल कॉर्पोरेट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी अपनी सॉवरेन यानी राष्ट्रीय तकनीकी संप्रभुता के बीच बैलेंस कैसे बनेगा? क्या हम सिर्फ अंतरिक्ष की ओर देखेंगे या अपने खुद के बनाए मजबूत इकोसिस्टम पर निर्भर होंगे? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात होने वाली है। मतलब जरा सोचिए, एक तरफ भविष्य की ऐसी शानदार तकनीक है जिसे हैक करना लिटरली असंभव है, और दूसरी तरफ हमारा आज का डिजिटल वर्ल्ड है। कनेक्टिविटी तो जबरदस्त है, लेकिन साइबर खतरों के सामने ये कितना कमजोर है ये हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो चलिए भविष्य की क्वांटम सिक्योरिटी और आज के रियल वर्ल्ड साइबर खतरों के बीच के इस बड़े गैप को डिकोड करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, क्या एक ऐसा इंटरनेट बनाना सच में मुमकिन है जिसे कोई कभी हैक ही ना कर सके? सुनने में तो एकदम किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगता है ना, लेकिन मजे की बात यह है कि विज्ञान अब इसे हकीकत में बदलने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 100% डिजिटल सिक्योरिटी का ये वादा अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहा है। तो आज हम किन किन चीज़ों पर नज़र डालेंगे? सबसे पहले क्वांटम सुरक्षा क्रांति, फिर भारत के पहले क्वांटम पार्क के बारे में जानेंगे, उसके बाद अंतरिक्ष के माध्यम से कनेक्टिविटी का विस्तार देखेंगे, और अंत में हवाई खतरों में जीपीएस स्पूफिंग और हमारी पॉकेट में मौजूद खतरों यानी घोस्ट पेयरिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन, क्वांटम सुरक्षा क्रांति। देखिए, ये कोई मामूली सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, बल्कि भौतिकी के नियमों यानी लॉज ऑफ फिजिक्स का उपयोग करके तैयार किया गया सुरक्षा का एक बिल्कुल नया लेवल है। तो अब समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, या शॉर्ट में कहें तो QKD। आसान भाषा में कहें तो अब तक हमारी साइबर सिक्योरिटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स गणितीय पासवर्ड्स पर टिकी थी, लेकिन QKD मैथ्स पर नहीं बल्कि क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पर काम करता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इसे तोड़ना सिर्फ मुश्किल ही नहीं है, बल्कि फिजिक्स के नियमों के हिसाब से सैद्धांतिक रूप से एकदम असंभव है। अब देखिए, ये प्रोसेस लिटरली माइंड ब्लोइंग है। QKD जानकारी भेजने के लिए प्रकाश के छोटे छोटे कणों यानी फोटॉन्स का इस्तेमाल करता है। ये पूरा सिस्टम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत पर बेस्ड है। इसे एक तरह से टैंपर एविडेंस सील मान लीजिए। जैसे ही कोई हैकर बीच में घुसकर डेटा चुराने की कोशिश करता है, फोटॉन की स्थिति तुरंत बदल जाती है। डेटा वहीं नष्ट हो जाएगा और भेजने वाले को तुरंत अलर्ट मिल जाएगा। मतलब चोरी छिपे डेटा चुराना अब नामुमकिन है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, भारत का पहला क्वांटम पार्क। ये तकनीक सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी देश के फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत अहम हिस्सा बन रही है। इस दिशा में भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत अगले 8 सालों के लिए 6,000 करोड़ रुपए का एक बहुत ही शानदार बजट आवंटित किया है। सच कहूं तो ये कोई छोटा कदम नहीं है। ये सुनिश्चित करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है कि अगली पीढ़ी की इस अल्ट्रा सिक्योर तकनीक की ग्लोबल रेस में हमारा देश बिल्कुल भी पीछे न रहे। और इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती में भारत के पहले क्वांटम टेक्नोलॉजी पार्क की नींव रखी है। ये अमरावती क्वांटम केंद्र एक ऐसा ग्रीनफील्ड हब होगा जो क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार और सेंसिंग जैसी नेक्स्ट जनरेशन तकनीकों के लिए एक बहुत ही मजबूत इकोसिस्टम तैयार करेगा। कह सकते हैं कि ये भविष्य की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का एक जीता जागता उदाहरण है। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक तरफ है भविष्य की कनेक्टिविटी जो क्वांटम पावर्ड है और जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है, और दूसरी तरफ है हमारी वर्तमान कनेक्टिविटी। आज नेटवर्क फैल तो बहुत तेजी से रहा है, लेकिन ये क्वांटम जितना सुरक्षित नहीं है। ये पारंपरिक तरीकों पर चल रहा है जो कि साइबर हमलों के लिए बेहद कमजोर और असुरक्षित है। तो यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है, जब तक ये सुपर सिक्योर क्वांटम फ्यूचर पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक आज दुनिया कैसे कनेक्ट हो रही है, और सबसे जरूरी बात, इसके साथ क्या क्या भारी जोखिम जुड़े हुए हैं।
तो चलिए देखते हैं तीसरा सेक्शन, अंतरिक्ष के माध्यम से कनेक्टिविटी का विस्तार। आज हमारा डिजिटल फुटप्रिंट सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान तक बहुत तेजी से फैल रहा है। हाल ही में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला। महाराष्ट्र सैटेलाइट इंटरनेट के लिए एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट या LEO सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करता है, जिसका मेन गोल है दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल डिवाइड को खत्म करना। 2030 तक भारत में ऑपरेट करने के लिए ऑथराइज्ड ये तकनीक कनेक्टिविटी के लिए तो एकदम शानदार है, लेकिन एक बात याद रखनी होगी, नेटवर्क जितना बड़ा होगा हैकर्स के लिए हमला करने का सरफेस एरिया भी उतना ही बड़ा हो जाएगा। और यहीं से हम आते हैं चौथे सेक्शन पर, हवाई खतरे यानी GPS स्पूफिंग। इसी बढ़ते नेटवर्क के साथ हमें कुछ बहुत ही गंभीर और रियल वर्ल्ड खतरों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो आखिर ये GPS स्पूफिंग है क्या भला? आसान शब्दों में ये एक ऐसा साइबर अटैक है जहां हैकर्स नकली सैटेलाइट सिग्नल्स भेजते हैं जो असली सिग्नल्स को ओवरराइड कर देते हैं। इससे होता यह है कि नेविगेशन सिस्टम गलत लोकेशन दिखाने लगता है। याद है, शुरू में हमने क्वांटम तकनीक की उस अटूट सुरक्षा की बात की थी। GPS स्पूफिंग उसका बिल्कुल उल्टा है। ये आज के हमारे सिस्टम्स की एक बहुत बड़ी और सच कहूं तो बहुत ही खतरनाक कमजोरी है। और यकीन मानिए, ये कोई थियरी नहीं है। नवंबर 2025 में दिल्ली के IGA एयरपोर्ट पर पहली बार GPS स्पूफिंग की एक बहुत बड़ी घटना हुई। इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि कथित तौर पर 800 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुईं। उड़ानों का रूट बदलना पड़ा, भयंकर डिले हुआ और रनवे तक बाधित हो गया। सोचिए, पायलटों को स्क्रीन पर गलत लोकेशन दिख रही थी और मजबूरन उन्हें ऑल्टरनेटिव नेविगेशन का सहारा लेना पड़ा। ये साफ दिखाता है कि आज का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितने बड़े रिस्क पर है। अब बात करते हैं पांचवें और आखिरी सेक्शन की, पॉकेट के खतरे यानी घोस्ट पेयरिंग। एयरपोर्ट्स और सैटेलाइट्स जैसी बड़ी बड़ी चीजों से हटकर अब थोड़ा जूम इन करते हैं और उस खतरे की बात करते हैं जो सीधे स्मार्टफोन्स तक पहुंच चुका है। एक बहुत ही सीरियस सवाल, हर दिन इस्तेमाल होने वाले कम्युनिकेशन ऐप्स असल में कितने सुरक्षित हैं? व्हाट्सएप जैसे ऐप्स पर रोजमर्रा की बातें होती हैं और मान लिया जाता है कि यह सब बिल्कुल प्राइवेट है, पर क्या सच में ऐसा है? देखिए, जब तक क्वांटम लेवल के स्मार्टफोन्स आम नहीं हो जाते, तब तक रोजमर्रा की डिजिटल आदतें किसी को भी हैकर्स का बहुत आसान शिकार बना सकती हैं। हाल ही में भारत की प्रमुख साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने घोस्ट पेयरिंग को लेकर एक गंभीर चेतावनी जारी की है। ये एक ऐसी साइबर धोखाधड़ी है जहां हमलावर व्हाट्सएप जैसे ऐप्स के लिंक्ड डिवाइसेस फीचर का गलत फायदा उठाते हैं। वो बिना किसी सहमति के एकदम चुपके से अकाउंट से जुड़ जाते हैं। एक तरह से स्मार्टफोन में बैठा एक ऐसा अदृश्य खतरा है जिसका यूजर को अंदाजा भी नहीं होता। तो समझने वाली बात यह है कि आखिर ये फ्रॉड काम कैसे करता है। असल में इसमें कोई बहुत हाई लेवल कोडिंग नहीं लगती, ये सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग का खेल है। स्कैमर्स किसी बहाने से यूजर्स को एक मैलिशियस QR कोड स्कैन करने या OTP शेयर करने के लिए बरगलाते हैं, और जैसे ही ऐसा होता है, बूम, हमलावर को सारे चैट्स और मीडिया का रिमोट एक्सेस मिल जाता है और फिर डेटा चोरी और फाइनेंशियल फ्रॉड करना उनके लिए बच्चों का खेल बन जाता है। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इससे बचने के तरीके बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल हैं। जब तक वो सुपर सिक्योर क्वांटम सुरक्षा हमारे हाथों तक नहीं पहुंचती, बस इन 3 गोल्डन रूल्स को याद रखना होगा। हमेशा 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल रखना, कभी भी OTP शेयर ना करना और कोई भी अनजान QR कोड भूल कर भी स्कैन ना करना। थोड़ी सी सतर्कता ही आज के समय में हमारी सबसे बड़ी ढाल है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सार इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुकता है। आज वैश्विक नेटवर्क उस क्वांटम सुरक्षा के बनने से कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहे हैं। ऐसे में व्यक्तिगत डिजिटल फुटप्रिंट को सुरक्षित करने के लिए तुरंत क्या कदम उठाए जाने चाहिए? एक तरफ अमरावती में क्वांटम पार्क बन रहा है जो भविष्य के अटूट नेटवर्क की तैयारी कर रहा है, और दूसरी तरफ स्टारलिंक के जरिए कनेक्टिविटी आसमान छू रही है। पर जब तक वो अनहैक होने वाला फ्यूचर हकीकत नहीं बनता, तब तक डेटा और डिवाइस को सेफ रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। सोचिए, क्या अब रोजमर्रा की साइबर आदतों को अपडेट करने का वक्त नहीं आ गया है? इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मेडिकल साइंस के एक बेहद ही रोमांचक सफर पर चलने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे हम अचानक होने वाली वैज्ञानिक खोजों से लेके आज लेबोरेटरी में डिजाइन किए गए ऐसे सटीक इलाजों तक आ पहुंचे हैं जो कभी पूरी तरह से नामुमकिन लगते थे। मतलब लिटरली चमत्कार जैसे। आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक दिलचस्प सवाल पर गौर कीजिए। वजन कम करने की तकनीक, डिमेंशिया या भूलने की बीमारी से बचाव,
और कैंसर का इलाज, इनमें इस वक्त क्या समानता हो सकती है? कोई कनेक्शन नजर आता है? असल में ये तीनों ही क्षेत्र आज मेडिकल साइंस के सबसे अभूतपूर्व और तेज विकास के गवाह बन रहे हैं। ये आपस में कैसे जुड़े हैं, बस यही हम आज डीकोड करने वाले हैं। तो फटाफट नजर डालते हैं आज के एजेंडे पर। हम शुरुआत करेंगे मेडिसिन के इवोल्यूशन से, फिर सेमाग्लिटाइड के बढ़ते फायदों को देखेंगे, शिंगल्स वैक्सीन के डिमेंशिया पर असर को समझेंगे, इसके बाद भारत की स्वदेशी डेंगू वैक्सीन, मलेरिया के खिलाफ एक मल्टीस्टेज डिफेंस और आखिर में कैंसर को टारगेट करने वाली mRNA वैक्सीन्स को कवर करेंगे। काफी कुछ है जानने को, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सीधे हमारे पहले बड़े ब्रेक थ्रू की तरफ बढ़ते हैं, सेमाग्लुटाइड के बढ़ते स्वास्थ्य लाभ। मतलब जो दवा किसी एक खास काम के लिए जानी जाती थी, वो कैसे हमें हैरान करने वाले दूसरे फायदे भी दे रही है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सेमाग्लुटाइड आखिर है क्या। ये GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट्स क्लास की एक दवा है। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझे ना, तो ये हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले GLP-1 हार्मोन की बिल्कुल हूबहू नकल करती है। इससे होता यह है कि इंसुलिन का स्राव बढ़ता है और ग्लूकागॉन घटता है। और इसमें सबसे अच्छी खबर क्या है? हाल ही में भारत के CDSCO ने नेटको फार्मा को इसके जेनेरिक वर्जन को भारत में बनाने की मंजूरी दे दी है, जो कि सच में एक बहुत बड़ा कदम है। अब यहां जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इसके फायदे किसी चेन रिएक्शन की तरह काम करते हैं। ये टाइप 2 डायबिटीज को तो बेहतरीन तरीके से मैनेज करता ही है, साथ ही मोटापे में क्रॉनिक वेट मैनेजमेंट के लिए भी जबरदस्त है। लेकिन सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू वो ये है कि ट्रायल्स में इसने हार्ट या किडनी की बीमारी वाले लोगों में मेजर एडवर्स कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स यानी मेस के खतरे को काफी कम किया है। इसका मतलब समझते हैं? ये सिर्फ वजन नहीं घटाता, ये सीधे तौर पर हमारे दिल को भी सुरक्षित रख रहा है। राइट, चलिए अब अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आपको पता है, कभी-कभी विज्ञान में सबसे बड़ी खोजें बिल्कुल अचानक होती हैं, जहां एक बहुत पुरानी और जानी-मानी वैक्सीन एक बिल्कुल नए खतरे के खिलाफ हमारी ढाल बन जाती है। शिंगल्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो सच में बेहद दर्दनाक रैशेस का कारण बनता है। और ये होता कैसे है? ये उसी वैरिसेला ज़ोस्टर वायरस के दोबारा एक्टिव होने से होता है, जो पहले कभी इंसान को चिकन पॉक्स कर चुका होता है। लेकिन अब आते हैं उस कमाल के इत्तेफाक पर। वेल्स में हुई एक बिल्कुल नई स्टडी से पता चला है कि जिन लोगों ने शिंगल्स की वैक्सीन ली थी ना, उनमें डिमेंशिया का खतरा कम पाया गया। अब डिमेंशिया को एक साधारण बीमारी नहीं है, बल्कि एक पूरा सिंड्रोम है जो इंसान की याददाश्त, सोचने की क्षमता और ब्रेन सेल्स को धीरे धीरे खत्म कर देता है। एक मौजूदा वैक्सीन का इसके खिलाफ इस तरह से काम करना, सच कहूं तो ये विज्ञान का एक बहुत बड़ा और सुखद सरप्राइज है। अच्छा, अब अनपेक्षित खोजों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लेबोरेटरी में पूरी तरह से इंजीनियर्ड वैक्सीन्स की दुनिया में कदम रखते हैं। शुरुआत करते हैं संक्रामक बीमारियों के खिलाफ भारत की एक बहुत बड़ी छलांग से। हम बात कर रहे हैं डेंगुओल की। ये भारत की पहली स्वदेशी टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन है। इसे पैनेशिया बायोटेक और अमेरिका के NIH ने मिलकर डेवलप किया है। अभी इस वक्त इसके फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं और कमाल की बात यह है कि 50% एनरोलमेंट पूरा भी हो चुका है। जिन लोगों को पहले डेंगू हो चुका है, उनके लिए तो ये वैक्सीन एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि इसे खास तौर पर उन्हीं के लिए रिकमेंड किया गया है। अब आप सोचेंगे कि इसे ब्रेक थ्रू क्यों कहा जा रहा है। इसकी वजह है इसकी जबरदस्त मारक क्षमता। ये सिंगल डोज में ही डेंगू वायरस के सभी चारों सीरोटाइप्स को एक साथ टारगेट कर लेती है। मतलब एक तीर से 4 शिकार। मल्टीपल डोज वाले पुराने विकल्पों की तुलना में सिर्फ एक डोज से चारों वेरिएंट्स के खिलाफ सुरक्षा मिलना, ये बात वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन को बेहद आसान और असरदार बना देती है। डेंगू के बाद आइए एक और बड़ी संक्रामक बीमारी की बात करते हैं, मलेरिया। और यहां एंट्री होती है एक और स्वदेशी कमाल की, जिसका नाम है एडफाल्सीवैक्स। ICMR द्वारा डेवलप की गई ये वैक्सीन प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम को टारगेट करती है। अब ये क्या है? ये मलेरिया पैरासाइट का सबसे खतरनाक और जानलेवा स्ट्रेन है। इस वैक्सीन में एक खास रिकॉम्बिनेंट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें एंटीजन बनाने के लिए एक बिल्कुल सुरक्षित फूड ग्रेड बैक्टीरिया लैक्टोकोकस लैक्टस का उपयोग होता है। काफी इनोवेटिव अप्रोच है ये। और इसका डुअल एक्शन मैकेनिज्म तो सच में नेक्स्ट लेवल है। पहले स्टेप में ये लिवर स्टेज को टारगेट करती है, यानी इंसान में इन्फेक्शन को शुरू होने से ही रोकती है। और दूसरे स्टेप में ये सेक्सुअल स्टेज पर हमला करती है, जिसका सीधा सा मतलब है कि मच्छरों के जरिए आगे इसके फैलने पर पूरी तरह ब्रेक लग जाता है।
2030 तक भारत से मलेरिया खत्म करने के हमारे लक्ष्य में ये इंजीनियर्ड अप्रोच यकीनन एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। ओके, आइए अब हम आज के एक्सप्लेनर के सबसे एडवांस्ड और भविष्य की ओर ले जाने वाले हिस्से पर चलते हैं, आरएनए वैक्सीन्स और कैंसर का इलाज। ये मेडिकल बायो इंजीनियरिंग का बिल्कुल कटिंग एज, सबसे ताज़ा हिस्सा है। तो इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा समझते हैं। mRNA यानी मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी, ये नाम शायद आपने कोविड के टाइम पर काफ़ी सुना होगा। इसमें होता ये है कि हमारे सेल्स को एक तरह का इंस्ट्रक्शन या पर्चा थमा दिया जाता है कि भाई तुम ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन बनाओ। इससे हमारा इम्यून सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और वो सीधे कैंसर सेल्स को पहचान कर उन्हें चुन चुन कर खत्म करने लगता है। अब इसी तकनीक का इस्तेमाल सॉलिड कैंसर ट्यूमर्स के खिलाफ टी सेल्स का रिस्पॉन्स बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। और यकीन मानिए, इसके शुरुआती नतीजे बिल्कुल विस्मयकारी हैं। रूस की एक एक्सपेरिमेंटल थेरेप्यूटिक कैंसर वैक्सीन है जिसका नाम एंटेरोमिक्स है। इसने अपने अर्ली क्लिनिकल ट्रायल्स में कैंसर के इलाज में 100% एफिकेसी यानी प्रभावशीलता रिपोर्ट की है। जी हाँ, पूरे 100%। ये हाईली टारगेटेड और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट की दुनिया में एक बहुत बहुत बड़ी उम्मीद जगाती है। अब अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि ये नई mRNA वैक्सीन्स पुरानी DNA वैक्सीन से कैसे अलग हैं, तो विज्ञान के कुछ बड़े दिलचस्प ट्रेड ऑफ सामने आते हैं। देखिए, mRNA काफ़ी नाजुक होता है, इसे लिपिड प्रोटेक्शन चाहिए और अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर में स्टोर करना पड़ता है। दूसरी तरफ DNA वैक्सीन्स नेचुरली ज़्यादा स्टेबल होती हैं और कम ठंडे तापमान में भी आराम से रह लेती हैं। लेकिन mRNA का सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या है? इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। इसे नई बीमारियों या कैंसर के नए वेरिएंट्स के हिसाब से बहुत जल्दी, मतलब फटाफट अडैप्ट किया जा सकता है। तो सबसे अहम सवाल जो आज के इस सफ़र के अंत में हमें खुद से पूछना चाहिए, जरा सोचिए, इंसानियत का भविष्य कैसा होगा जब ये पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन्स हमारे लिए उतनी ही आम हो जाएंगी जितना कि हर साल लगने वाला कोई साधारण फ्लू का टीका। विज्ञान जिस तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि चिकित्सा विज्ञान का एक बिल्कुल नया सवेरा शुरू हो चुका है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और विज्ञान के इन चमत्कारों को करीब से देखते रहिए। आइए आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो थोड़ा गंभीर जरूर है, पर साथ ही उम्मीद से भरा हुआ भी है। सोचिए, एक तरफ हम आज के उन भयानक पब्लिक हेल्थ संकटों से जूझ रहे हैं जो जमीन पर तेजी से फैल रहे हैं, और दूसरी तरफ आने वाले कल के उन चमत्कारी बायोटेक्नोलॉजी समाधानों पर काम चल रहा है जो इन संकटों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि विज्ञान कैसे आज की इन बड़ी चुनौतियों को कल की सफलताओं में बदल रहा है। आगे बढ़ने से पहले जरा आज के रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। हमारी शुरुआत होगी फ्लोराइड प्रदूषण संकट से। उसके बाद हम सीधे केरल में आ रहे नए और जानलेवा प्रकोपों पर बात करेंगे। फिर हमारी कहानी रुख बदलेगी समस्या से समाधान की ओर, जहां हम भारत की जीनोमिक विविधता के मानचित्रण और आखिर में जीन एडिटिंग क्रांति के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले विषय की, फ्लोराइड प्रदूषण संकट, और खास तौर पर सोनभद्र में भूजल के खतरे की। उत्तर प्रदेश का यह जिला इस वक्त एक बेहद गंभीर पर्यावरणीय संकट का सामना कर रहा है जो सीधे लोगों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। फ्लोराइड का असर ना बड़ा दिलचस्प होता है। देखिए, अगर ये थोड़ी मात्रा में हो तो ये हमारे लिए फायदेमंद है क्योंकि ये दांतों की सड़न को रोकता है, पर अगर पानी में इसकी मात्रा हद से ज्यादा हो जाए तो बस यही तत्व एक भयानक खतरा बन जाता है। इसी की वजह से डेंटल और स्केलेटल फ्लोरोसिस जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं जो हड्डियों और जोड़ों को बुरी तरह खराब कर देती हैं। सोचने वाली बात है ना, एक ही तत्व के दो बिल्कुल अलग चेहरे। अब यहाँ एक आंकड़ा बहुत ज्यादा मायने रखता है, 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर। ये वो अधिकतम सुरक्षित लिमिट है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय मानक ब्यूरो ने पीने के पानी के लिए तय किया है। इस लिमिट से ऊपर का कोई भी स्तर सीधे तौर पर सेहत के लिए खतरनाक है। इस आंकड़े को याद रखिएगा क्योंकि इसी से आगे आपको सोनभद्र की असली स्थिति का अंदाजा होगा। क्योंकि सोनभद्र के भूजल में फ्लोराइड का लेवल इस सुरक्षित लिमिट से 5 से 6 गुना ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। 5 से 6 गुना। वैसे तो फ्लोराइड जमीन पर प्राकृतिक रूप से मिलता है और इसका इस्तेमाल एल्यूमीनियम, स्टील, कांच और खाद्य उद्योगों में भी खूब होता है, लेकिन भूजल में इसकी इतनी भारी मात्रा ने एक आम प्राकृतिक तत्व को वहां एक भयानक पब्लिक हेल्थ डिजास्टर में बदल दिया है।
अब बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव की तरफ। केरल में जानलेवा प्रकोप और बढ़ते जैविक खतरे। रसायनों के बाद अब उन तेजी से फैलने वाले बायोलॉजिकल खतरों को देखते हैं जिन्होंने दक्षिणी राज्य केरल में वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है। यहाँ निपा वायरस का ट्रांसमिशन चक्र समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही साफ तरीके से दिखाता है कि कैसे ये जानलेवा वायरस फ्रूट बैट यानी चमगादड़ों से इंसानों तक पहुंचता है। फिर चाहे वो उनका जूठा फल खाने से हो, जानवरों के संपर्क में आने से या किसी संक्रमित इंसान के सीधे संपर्क से। 2018 से केरल में लगातार निपा के कई प्रकोप देखे गए हैं, जिसने इस पूरे इलाके को इस वायरस का एक बड़ा हॉटस्पॉट बना दिया है। और जैविक खतरे सिर्फ वायरस तक ही सीमित नहीं हैं। अब जरा इस बीमारी को देखिए, प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस, जिसे आम भाषा में दिमाग खाने वाला अमीबा भी कहते हैं। ये निग्लेरिया फाउलेरी नाम के अमीबा से होता है, जो गर्म मीठे पानी में पनपता है। इसके लक्षण बिल्कुल एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम जैसे होते हैं, जैसे तेज बुखार और दौरे पड़ना। पर सबसे डरावनी बात यह है कि ये नाक के रास्ते सीधे दिमाग तक पहुंचता है और मरीज बड़ी तेजी से कोमा और मौत की तरफ चला जाता है। और ये आंकड़े इसी बात का सबूत हैं। अकेले 2025 में ही केरल में इस बीमारी के 170 से ज्यादा मामले और 40 से अधिक मौतों की पुष्टि हो चुकी है। ये एक बेहद चिंताजनक उछाल है। बढ़ता तापमान और दूषित पानी के संपर्क में आना इसके मुख्य कारण माने जा रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि केरल को भारत का पहला ऐसा राज्य बनना पड़ा जिसने इसके लिए एक विशेष चिकित्सा प्रोटोकॉल लागू किया। देखिए, ऐसे जटिल संकटों से निपटने के लिए एक नए नजरिए की जरूरत होती है। इसीलिए केरल ने वन हेल्थ दृष्टिकोण को अपनाया है। इसका सीधा सा मतलब है इंसान, जानवर और पर्यावरण की सेहत को अलग अलग न देखकर एक साथ जोड़कर देखना, क्योंकि पानी, चमगादड़ और इंसान की सेहत ये सब आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। और यही वन हेल्थ का नजरिया आगे चलकर उन बायोटेक समाधानों का आधार बनता है जिन पर हम अब बात करेंगे। तो चलिए अब आते हैं इस एक्सप्लेनियर के सबसे सकारात्मक हिस्से पर, भारत की जीनोमिक विविधता का मानचित्र यानी जीवन का ब्लूप्रिंट। अब वक्त है इन डरावनी बीमारियों से आगे बढ़कर बायोटेक्नोलॉजी के प्रोएक्टिव और दमदार समाधानों की तरफ देखने का। समाधान तक पहुंचने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये जीनोम सीक्वेंसिंग होती क्या है। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये किसी भी जीव के पूरे डीएनए सीक्वेंस का पता लगाने की प्रक्रिया है। इसमें उसके सारे जीन और नॉन कोडिंग हिस्से शामिल होते हैं। इसे ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारे अंदर छिपी जीवन की उस किताब को पढ़ने जैसा है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारा शरीर कैसे काम करता है और बीमारियां आखिर शुरू कहाँ से होती हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जीनोम सीक्वेंसिंग सिर्फ बीमारियां पकड़ने तक सीमित नहीं है। इसके इस्तेमाल बहुत ही विविध हैं। ये कृषि और फसलों को बेहतर बनाने में मदद करता है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन यानी हर मरीज के जेनेटिक्स के हिसाब से सटीक इलाज तय करने में मदद करता है, और बीमारियों की पहचान को एक नए ही स्तर पर ले जाता है। सच में यह विज्ञान का एक अद्भुत हथियार है। और इसी दिशा में हमारे देश ने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के जरिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और IISc के नेतृत्व में इस प्रोजेक्ट ने पूरे देश से 10,000 अलग-अलग लोगों के जीनोम का सीक्वेंस तैयार किया है। इसके नतीजे वाकई खास हैं। इन्होंने भारत की विशाल जेनेटिक डाइवर्सिटी को मैप किया और डायबिटीज और हार्ट डिजीज जैसी गंभीर बीमारियों के लिए जनसंख्या विशिष्ट जेनेटिक वेरिएंट्स की पहचान की। इसका सीधा मतलब है कि भविष्य में हम भारतीय आबादी के लिए बिल्कुल सटीक और असरदार दवाइयां बना सकेंगे। अब आते हैं हमारी चर्चा के आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से पर, जीन एडिटिंग क्रांति यानी भविष्य की इंजीनियरिंग। अब हम जीनोम को सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि क्रिस्पर जैसी एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे लिख भी रहे हैं। ये सच में एक नए युग की शुरुआत है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जीन एडिटिंग और पारंपरिक GM या जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जीन एडिटेड जीवों में कोई भी बाहरी DNA नहीं डाला जाता। इसमें बस मौजूदा DNA में बहुत ही सटीक बदलाव किए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रांसजेनिक या GM जीवों में दूसरी प्रजातियों का DNA डाला जाता है। इसीलिए जीन एडिटिंग को कहीं ज़्यादा सुरक्षित और सटीक तकनीक माना जाता है। इसका एक बहुत ही शानदार ज़मीनी उदाहरण है ICAR द्वारा विकसित किया गया क्रिस्पर एडिटेड चावल।
ये चावल की बेहद मशहूर सांबा मैसूरी किस्म पर आधारित है। इसे बहुत ही सटीक CRISPR-Cas तकनीक का इस्तेमाल करके विकसित किया गया है। और सबसे अच्छी बात, क्योंकि इसमें कोई बाहरी DNA नहीं है, ये भारत के नियमों के हिसाब से SDN1 और SDN2 श्रेणियों में आता है, जिन पर नियम काफी सरल है। यही वो नवाचार हैं जो आगे चलकर हमें जलवायु परिवर्तन का सामना कर सकने वाली एक सुरक्षित खाद्य प्रणाली दे सकते हैं। फसलों से एक कदम और आगे बढ़कर जीन एडिटिंग का ये जादू अब पशुपालन में भी देखने को मिल रहा है। शेरे कश्मीर विश्वविद्यालय ने भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ विकसित करके इतिहास रच दिया है। ये इस बात का एक शानदार सबूत है कि कृषि हो या पशुपालन, दोनों ही जगह इस बायोटेक क्रांति का असर कितना बड़ा और प्रभावशाली हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने ये डबल मसलिंग गुण हासिल कैसे किया। उन्होंने एक बहुत ही लॉजिकल तरीका अपनाया। सबसे पहले उन्होंने MSTN यानी मायोस्टैटिन जीन को टारगेट किया, जो शरीर में मांसपेशियों की वृद्धि को रोकता है। उसके बाद CRISPR-Cas9 सिस्टम का इस्तेमाल करके इस सीक्वेंस को एडिट कर दिया गया और नतीजा क्या निकला? बिना किसी बाहरी DNA को जोड़े इस भेड़ में प्राकृतिक रूप से ज्यादा मांसपेशियां और बेहतर ग्रोथ हासिल कर ली गई। है ना कमाल? तो इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब हमारे पास जीवन के बुनियादी कोड को ही फिर से लिखने की शक्ति आ गई है, तो बायोटेक्नोलॉजी आगे आने वाले किस पब्लिक हेल्थ क्राइसिस को हल करेगी? क्या ये सोनभद्र जैसे रासायनिक प्रदूषण के खतरों का तोड़ निकालेगी, या केरल के दिमाग खाने वाले अमीबा जैसे जानलेवा प्रकोपों को हमेशा के लिए रोक देगी? जेनेटिक इंजीनियरिंग का भविष्य असीमित है और ये दिखाता है कि विज्ञान के पास हमारे हर संकट का समाधान खोजने की अभूतपूर्व क्षमता है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, हमारी स्वास्थ्य नीतियां और उनके नियम। आजकल हेल्थ को लेकर खतरे सिर्फ पुरानी बीमारियों तक ही सीमित नहीं रह गए हैं। आज की डिजिटल दुनिया, हमारी तेज़ी से बदलती लाइफस्टाइल, हमारी प्लेट में रखा खाना और यहाँ तक कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी नए नए खतरे पैदा हो रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर नए खतरे के साथ हमारा सुरक्षा कवच भी मजबूत हो रहा है। आज हम यही समझेंगे कि ये नई नीतियां और नियम हमें कैसे सुरक्षित रख रहे हैं। तो आज की चर्चा मुख्य रूप से 4 मोर्चों पर होगी। पहला, डिजिटल खतरे और हेल्थ AI। दूसरा, जीवन शैली से जुड़े जोखिम और 3x35 पहल। तीसरा, खाने में औरामाइन O जैसी खतरनाक मिलावट। और अंत में हम बात करेंगे जैविक खतरों की, जैसे कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस और वन हेल्थ अप्रोच। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल खतरों की, यानी हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नियमन की। हम सब देख रहे हैं कि मेडिकल फील्ड में AI का इस्तेमाल कितनी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही नैतिकता और सुरक्षा का एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क बनाया गया है। ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है और सबसे अच्छी खबर ये है कि भारत भी अब इसका हिस्सा बन गया है। ब्रिटेन और सिंगापुर जैसे देशों के साथ मिलकर भारत ये सुनिश्चित कर रहा है कि AI का इस्तेमाल मरीजों के फायदे के लिए हो, न कि कोई नया जोखिम पैदा करने के लिए। ये ग्लोबल लेवल पर एक बहुत ही जरूरी कदम है। और अगर खास तौर पर भारत की बात करें तो देश के अंदर भी एक मजबूत डिजिटल शील्ड तैयार की जा रही है। ICMR के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन डिजिटल हेल्थ एंड डेटा साइंस का प्रस्ताव हो या फिर इंडिया AI जैसी पहल, ये सब इस ग्लोबल नेटवर्क के साथ सिंक में काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन और AI फॉर ऑल जैसी रणनीतियां भी हैं। कुल मिलाकर मकसद यही है कि हमारा स्वास्थ्य डेटा बिल्कुल सुरक्षित रहे और AI का इस्तेमाल समाज की बड़ी चुनौतियों को सुलझाने में किया जा सके। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे मोर्चे की तरफ, जीवन शैली के जोखिम और अस्वस्थ चीजों के उपभोग पर लगने वाला टैक्स। आज के समय में तंबाकू, शराब और बहुत ज्यादा चीनी वाले कोल्ड ड्रिंक्स किसी साइलेंट किलर से कम नहीं हैं। लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां इन्हीं की वजह से तेजी से बढ़ रही हैं। इसी को रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 3x35 नाम की एक पहल शुरू की है। इसका लक्ष्य बड़ा सीधा सा है, 2035 तक इन हानिकारक उत्पादों की कीमतों में टैक्स के जरिए कम से कम 50% की बढ़ोतरी करना। लॉजिक बहुत सिंपल है, चीजें महंगी होंगी तो लोग उनका उपभोग खुद ब खुद कम करेंगे। लेकिन बात सिर्फ खपत कम करने की नहीं है। इस पहल से $1 ट्रिलियन, जी हाँ, $1 ट्रिलियन जुटाने का अनुमान है।
ये पैसा ग्लोबल हेल्थ के विकास और हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने में इस्तेमाल होगा। मतलब एक तीर से दो निशाने, खराब आदतों पर लगाम भी लगेगी और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक बड़ा फंड भी तैयार होगा। शायद ये सवाल उठे कि असल जिंदगी में ये नीतियां काम कैसे करती हैं। भारत का ही उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पहले से ही काफी सख्त कदम उठाए जा चुके हैं। गैस वाले कोल्ड ड्रिंक्स पर 28% जीएसटी के साथ साथ 12% का अतिरिक्त सेस लगाया गया है। ज्यादा फैट, चीनी और नमक वाले खाने पर भी 12% जीएसटी है। और तो और एफएसआईआई ने खाने पीने की चीजों में ट्रांस फैटी एसिड यानी टीएफए की लिमिट को सिर्फ 2% तक सीमित कर दिया है। ये साफ दिखाता है कि कैसे नीतियां सीधे तौर पर हमारी सेहत की रक्षा कर रही हैं। चलिए अब तीसरे खतरे की बात करते हैं, जो सीधे हमारी डिनर प्लेट या स्ट्रीट फूड से जुड़ा है, भोजन में जहरीले रंग और मिलावट। ये एक ऐसा खतरा है जिससे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। हम में से कई लोगों ने ओरामाइन ओ का नाम शायद न सुना हो। ये असल में एक सिंथेटिक पीला रंग है जो टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, कपड़ों और कागज को रंगने के लिए। लेकिन प्राकृतिक रंगों के सस्ते विकल्प के लालच में इसका गैर कानूनी तरीके से हमारे खाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। हल्दी पाउडर, दालें, मिठाइयाँ और तले हुए स्नैक्स को चमकदार पीला बनाने के लिए लोग इस केमिकल को मिला रहे हैं। ये कोई मामूली मिलावट नहीं है, ये सच में जहर खाने जैसा है। ओरामाइन ओ हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है। वैज्ञानिक रूप से ये साबित हो चुका है कि इसके लगातार सेवन से लिवर डैमेज हो सकता है। और सबसे डरावनी बात, ये कार्सिनोजेनिक है, यानी इससे कैंसर का खतरा रहता है। ये सचमुच एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है। लेकिन यहीं पर हमारा नियामक सुरक्षा कवच काम आता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसआई लगातार इन चीज़ों पर नज़र रखता है। उन्होंने खाने में ऐसे किसी भी जहरीले रंग के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी लगा रखी है। उनके फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड और लगातार होने वाले केमिकल टेस्ट ही वो ढाल हैं जो हमें इस तरह के खतरनाक मिलावटी खाने से बचाते हैं। हमारा चौथा और शायद सबसे अदृश्य खतरा है सुपरबग्स और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी एएमआर से लड़ाई। जरा सोचिए, अगर किसी बीमारी पर कोई एंटीबायोटिक असर ही ना करे तो क्या होगा। इसी स्थिति को एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं और इसी खतरे को टालने के लिए नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0 तैयार किया गया है। 2025 से 2029 तक चलने वाले इस प्लान को एनसीडीसी कोऑर्डिनेट कर रहा है। इसका मेन फोकस है एंटीबायोटिक्स का सही और सीमित इस्तेमाल करना, इन्फेक्शन को फैलने से रोकना और हमारी लैब्स में जीनोमिक सर्वेलेंस को मजबूत करना। 2017 के पुराने प्लान से सीख लेते हुए ये नया प्लान हमारी तैयारियों को और ज्यादा पुख्ता कर रहा है। अब आते हैं अपने अंतिम हिस्से पर, वन हेल्थ अप्रोच, जो एक बहुत ही जरूरी एकीकृत रणनीति है। सुपरबग्स या ऐसे किसी भी बीमारी की लड़ाई को हम अलग थलग होकर नहीं जीत सकते। वन हेल्थ अप्रोच इसी बात पर जोर देता है। ये एक बेहतरीन रणनीति है जो ये मानती है कि इंसानों, जानवरों और हमारे पर्यावरण का स्वास्थ्य आपस में गहराई से जुड़ा हुआ है। सीधी सी बात है, अगर हमारा पर्यावरण बीमार है या जानवर स्वस्थ नहीं है तो हम इंसान भी सुरक्षित नहीं रह सकते। कोविड-19 या बर्ड फ्लू जैसी बीमारियों ने हमें सिखा दिया है कि ऐसे खतरे अक्सर इंसान, जानवर और पर्यावरण के इसी इंटरफेस से पैदा होते हैं। इसीलिए इस तरह की बीमारियों के आउटब्रेक को रोकने और उनकी निगरानी करने में एनसीडीसी जैसी संस्थाएं बहुत ही अहम भूमिका निभा रही हैं। ये अप्रोच असल में आधुनिक जैविक खतरों के खिलाफ एक मल्टी सेक्टोरल डिफेंस सिस्टम है। और जाहिर है, ये काम कोई एक देश या एक संस्था अकेले नहीं कर सकती। ग्लोबल लेवल पर WHO, खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन जैसी बड़ी संस्थाएं मिलकर इस मोर्चे पर काम कर रही हैं। और इसी ग्लोबल विजन के साथ कदम मिलाते हुए भारत ने भी अपना नेशनल वन हेल्थ मिशन लॉन्च किया है। तो आज के इस एक्सप्लेनर से एक बात तो बिल्कुल साफ है, खतरे अब हर तरफ से आ रहे हैं। चाहे वो AI के इस्तेमाल से जुड़े नैतिक सवाल हों, हमारी खराब लाइफस्टाइल हो, खाने में मिलावट हो या फिर वो सुपरबग्स जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। लेकिन अच्छी बात यह है कि नीतियां, टैक्स रिफॉर्म्स और वन हेल्थ जैसी ग्लोबल रणनीतियां लगातार हमारा बचाव कर रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे ये नए खतरे इवॉल्व हो रहे हैं, क्या हमारे रेगुलेटरी सुरक्षा कवच भविष्य में भी उतनी ही तेजी से खुद को ढाल पाएंगे? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्ते दोस्तों, आज की इस खासकर तैयार किए गए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम स्केल यानी पैमाने के एक बेहद ही विशाल सफर पर निकलने वाले हैं। सोचिए, एस्ट्रोफिजिक्स की उस हैरतअंगेज विशालता से शुरू करके हम बिल्कुल क्वांटम मटेरियल्स की परमाणविक सटीकता तक जाएंगे, एकदम मैक्रो से माइक्रो तक। ये मटेरियल को समझने और साइंस के बिल्कुल नए दृष्टिकोण को देखने का एक शानदार मौका है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मेरे दिमाग में आता है। आखिर अंतरिक्ष की उन विशाल लहरों, सड़कों पर चलने वाली हमारी मॉडर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बिल्कुल नई चुंबकीय घटनाओं के बीच आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में तो ये बिल्कुल अलग अलग दुनिया की बातें लगती हैं, राइट? लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे आधुनिक विज्ञान इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ता है। तो आज के इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम बात करेंगे द कॉस्मिक मास गैप की, फिर आएंगे प्रिडिक्टिंग अर्थ्स क्लाइमेट पर, उसके बाद हम रेयर अर्थ मैग्नेट्स क्राइसिस को समझेंगे और अंत में द स्पिनट्रॉनिक्स रेवोल्यूशन पर चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, द कॉस्मिक मास गैप। अब इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 225 यानी 225, एक ऐसी ब्रह्मांडीय घटना जिसको लाइगो वर्गो काग्रा कोलैबोरेशन ने डिटेक्ट किया, जिसमें दो ब्लैक होल्स का आपस में विलय हुआ यानी मर्जर हुआ। और पता है इसका नतीजा क्या निकला? एक ऐसा विशालकाय ब्लैक होल जिसका मास यानी द्रव्यमान हमारे सूर्य से 225 गुना ज्यादा है। ये सच में हैरान करने वाला है, क्योंकि ये सीधे तौर पर उस थियोरेटिकल मास गैप के बीच में आता है। दरअसल तारों के सिकुड़ने के जो हमारे स्टैंडर्ड सिद्धांत है ना, उनके मुताबिक इस साइज के ब्लैक होल्स को तो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। तो ये डिस्कवरी एक बहुत बड़ी मैकेनिकल अनोमली है, जिससे हमारे अब तक के एस्ट्रोफिजिक्स सिद्धांत पूरी तरह हिर गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, वैज्ञानिकों ने इस मैसिव इवेंट को पकड़ा कैसे? यहीं पर एंट्री होती है ग्रेविटेशनल वेव्स यानी गुरुत्वाकर्षण लहरों की। इसे ऐसे समझिए जैसे पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें बनती हैं, बिल्कुल वैसे ही स्पेस टाइम में होने वाली ये हलचल है जो विशालकाय ऑब्जेक्ट्स के तेजी से टकराने से पैदा होती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1915 में ही अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। ये लहरें प्रकाश की गति से ऊर्जा को स्रोत से दूर ले जाती हैं, और आज इन लहरों को इतनी सटीकता से डिटेक्ट कर पाना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि आइंस्टाइन के सिद्धांत उस वक्त भी कितने एडवांस थे। चलिए अब अंतरिक्ष की विशालता से वापस आते हैं और बढ़ते हैं अपने दूसरे विषय की तरफ, प्रिडिक्टिंग अर्थ्स क्लाइमेट। जलवायु की इस जटिल दुनिया में भारत ने एक बहुत ही जबरदस्त कदम उठाया है, द भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। इसे पुणे में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटेरोलॉजी यानी IITM ने डेवलप किया है। ये संस्थान 1962 से मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के तहत काम कर रहा है। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि हाल ही में इन्होंने एक 6 किलोमीटर रेजोल्यूशन वाला एडवांस्ड वेदर और क्लाइमेट मॉडल ऑपरेशनलाइज किया है। 6 किलोमीटर रेजोल्यूशन ये खास तौर पर हमारे ट्रॉपिकल मौसम, जलवायु परिवर्तन और मॉनसून के कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स को समझने और उसकी भविष्यवाणी करने में एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। अब थोड़ा अपना फोकस शिफ्ट करते हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो हमारे रोजमर्रा की तकनीक को प्रभावित करता है, रेयर अर्थ मैग्नेट्स क्राइसिस। यहाँ एक ऐसी ग्राउंड रियलिटी सामने आती है जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए एक अहम चुनौती है। देखिए, आज के आधुनिक हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स बनाने के लिए हम नियोडीमियम और डिस्प्रोसियम जैसे रेयर अर्थ मटेरियल्स पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। ये एलिमेंट्स हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टर्बाइंस और यहाँ तक कि डिफेंस सिस्टम्स के लिए किसी बैकबोन से कम नहीं है। हालांकि अच्छी बात यह है कि केरला, तमिलनाडु और ओडिशा के मोनेजाइट सैंड्स में इनके घरेलू भंडार मौजूद हैं। लेकिन, और ये एक बड़ा पॉइंट है, हमारी आपूर्ति और प्रोसेसिंग अभी भी मुख्य रूप से चीन पर निर्भर करती है। हमारे पास पर्याप्त प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग क्षमता की बहुत कमी है। एक ऐसे दौर में जहां हम क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, ये एक ऐसी सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी है जिसे हम किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस चुनौती से निपटने के लिए इस तुलना पर ध्यान दीजिए जो दो प्रमुख सरकारी नीतियों को दिखाती है। एक तरफ है हमारी PLI स्कीम जो सीधे तौर पर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देकर इलेक्ट्रॉनिक्स और EVs की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर रही है, और ठीक इसके पैरेलल चल रही है क्रिटिकल मिनरल स्ट्रैटेजी जिसका सीधा फोकस लिथियम और नियोडियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति को सुरक्षित करना है। एक नीति देश के अंदर उत्पादन बढ़ा रही है तो दूसरी आवश्यक कच्चे माल की सुरक्षा इंश्योर कर रही है। ये अपने इंपोर्ट रिलायंस को कम करने का एक बहुत ही सुनियोजित अप्रोच है।
और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे सूक्ष्म यानी माइक्रो लेवल टॉपिक पर, द स्पिंट्रॉनिक्स रेवोल्यूशन। इस नई क्रांति को समझने से पहले हमें चुंबक यानी मैग्नेट्स के दो पुराने कॉन्सेप्ट्स को जल्दी से रिकैप करना होगा। पहला, फेरोमैग्नेट्स। इनमें इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन एक ही दिशा में पैरेलल अलाइन होते हैं, जिससे एक काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन बनता है। इन्हीं को हम परमानेंट मैग्नेट्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है एंटी फेरोमैग्नेट्स। इनमें स्पिन एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिशा में होते हैं, जिसका परिणाम होता है जीरो नेट मैग्नेटाइजेशन। ये बाहरी चुंबकीय क्षेत्रों पर बिल्कुल ना के बराबर प्रतिक्रिया देते हैं। तो अब आता है साइंस का एक नया पड़ाव। एक बिल्कुल नई मैग्नेटिक क्लास पहचानी गई है, जिसे ऑल्टम मैग्नेटिज्म कहते हैं। आप इन्हें क्वांटम की दुनिया की एक हाइब्रिड कार समझ लीजिए। ये एक ऐसी नई डिस्कवरी है जो दोनों पुराने चुंबकों के बेहतरीन गुणों को एक साथ ले आती है। इसमें एंटी फेरोमैग्नेट्स की तरह जीरो नेट मैग्नेटाइजेशन तो होता ही है, लेकिन इसके बावजूद एकदम फेरोमैग्नेट्स की तरह इसमें स्पिन स्प्लिट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स भी पाए जाते हैं। ये एक बहुत ही असाधारण और अनोखा संयोजन है, जिसकी कल्पना भी पहले मुश्किल लगती थी। और इस अद्भुत अल्टरमैग्नेटिक व्यवहार को प्रैक्टिकली कौन दर्शाता है? वो है क्रोमियम एंटीमोनाइड यानी CRSB। इसका जो सटीक नियास टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, वही इस जादू के पीछे की असल वजह है। इस स्ट्रक्चर में जो होल और इलेक्ट्रॉन पॉकेट्स बनते हैं, वही इसके इन अनोखे एटॉमिक गुणों को संभव बनाते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर नेचर की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इस माइक्रोस्कोपिक खोज का हमारी असल जिंदगी में आखिर क्या फायदा होगा? देखिए, क्योंकि अल्टरमैग्नेट्स कोई भी भटकती हुई स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा नहीं करते, इसलिए इन्हें बेहद छोटे आकार की तकनीक यानी मिनिएचराइज्ड टेक्नोलॉजीज में बिना किसी रुकावट के प्रयोग किया जा सकता है। ये नए जमाने के बेहद फास्ट और ऊर्जा कुशल स्पिंट्रॉनिक डिवाइसेस का रास्ता खोल रहा है। खास तौर पर आने वाले समय में हाई डेंसिटी डेटा स्टोरेज और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये एक बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है। तो दोस्तों, जरा सोचिए, हमने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पहुंचे हैं। 225 सोलर मास वाले मैसिव ब्लैक होल्स की गुरुत्वाकर्षण लहरों से लेकर पृथ्वी के 6 किलोमीटर रेजोल्यूशन वाले सटीक जलवायु मॉडल्स, वहां से रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई चेन और अंत में परमाणविक स्तर पर स्पिंट्रॉनिक्स और अल्ट्रामैग्नेट्स तक का ये शानदार सफर हमने इस एक्सप्लेनर में तय किया। अब एक सवाल के साथ मैं आपको छोड़ती हूँ। जैसे जैसे विज्ञान इन बेहद विशाल और इंतहाई सूक्ष्म पैमानों को एक साथ समझ रहा है, इन दोनों एक्सट्रीम स्केल्स का आपस में जुड़ना अगले दशक में हमारी तकनीकी दुनिया को आखिर किस नई दिशा में ले जाएगा। इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। इसे आप एक माइक्रो टू मैक्रो जर्नी कह सकते हैं। मतलब हम जीवन की उन सबसे छोटी अदृश्य जैविक इकाइयों से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सीधे राष्ट्रीय स्तर की इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों तक पहुंचेंगे। तो बेसिकली 2025 के विज्ञान नोबेल पुरस्कार और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का भविष्य, यही है हमारा आज का फोकस। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारे आज का एजेंडा। हम 4 प्रमुख टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला, मेडिसिन के क्षेत्र में पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। दूसरा, फिजिक्स में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग। तीसरा, केमिस्ट्री से मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। और चौथा, पॉलिसी लेवल पर जाकर ईवी बैटरी लाइफ साइकिल की ट्रैकिंग। चलिए फटाफट अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। भाग 1, मेडिसिन यानी चिकित्सा विज्ञान, पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस है क्या? देखिए, इससे आप हमारे शरीर का अल्टीमेट बायोलॉजिकल सेफ्टी गार्ड मान सकते हैं। आसान शब्दों में कहूं तो ये वो मैकेनिज्म है जो हमारे इम्यून सिस्टम को प्राइमरी लिम्फॉइड अंगों के बाहर शरीर की अपनी ही स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करने से रोकता है। मतलब ये सुनिश्चित करता है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कहीं गलती से हमारे ही खिलाफ काम न करने लगे। है ना कमाल की चीज? और इस पूरे सुरक्षा चक्र में जो असली हीरो हैं वो हैं रेगुलेटरी टी सेल्स, जिन्हें हम प्यार से टी-रेग्स भी कहते हैं। आप इन्हें इम्यून सिस्टम का ब्रेक समझ लीजिए। असल में ये CD4+ टी लिम्फोसाइट्स का ही एक हिस्सा है और इनमें FOXP3 नाम का एक खास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। जब भी हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होने लगता है ना, तो ये टी-रेग्स इनहिबिटरी साइटोकाइंस रिलीज करके उसे तुरंत शांत कर देते हैं।
सोचिए अगर ये ब्रेक न हो तो टाइप 1 डायबिटीज और रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी गंभीर ऑटो इम्यून बीमारियां हमें कितनी आसानी से अपना शिकार बना सकती हैं। चलिए अब बायोलॉजी से बाहर निकलते हैं और सीधे फिजिक्स की दुनिया में चलते हैं। भाग 2, मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग। अब देखिए क्लासिकल फिजिक्स के नियम हमें क्या बताते हैं। यही कि अगर सामने कोई फिजिकल या एनर्जी की दीवार है, कोई बैरियर है, तो आप उसे पार नहीं कर सकते, सिंपल। लेकिन मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग या MQT हमारी आम समझ को पूरी तरह से हिलाकर रख देता है। इसमें होता यह है कि इलेक्ट्रिक करंट बिना किसी क्लासिकल एनर्जी के ही उस बैरियर के आर पार चला जाता है। मतलब बिल्कुल किसी भूत की तरह जो कंक्रीट की मोटी दीवार के आर पार निकल जाए। यकीन करना मुश्किल है, पर यह सच है। और इस जादू के पीछे जो सबसे अहम बात है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी का क्वांटाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऊर्जा पानी की तरह लगातार बहने के बजाय सीढ़ियों के अलग अलग फिक्स्ड लेवल्स की तरह मौजूद होती है। ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि जोसेफसन जंक्शन जैसे सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स का उपयोग करके इसे बड़े मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स में साबित किया गया है। असल में ये खोज क्वांटम मैकेनिक्स की उस रहस्यमयी दुनिया को हमारे रियल वर्ल्ड सर्किट से जोड़ती है। अब हम मॉलिक्यूलर लेवल पर चलते हैं। भाग 3, रसायन विज्ञान और मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। इसे शॉर्ट में MOFs कहते हैं। इनके बनने के ये 3 चरण जरा ध्यान से देखिए। ये बहुत ही सटीक तरीके से काम करते हैं। पहले स्टेप में मेटल आयन ऑर्गेनिक लिगेंड्स के साथ जुड़ते हैं। दूसरे में ये मिलकर एक अत्यधिक छिद्रपूर्ण यानी हाईली पोरस 3D ढांचा बनाते हैं। और तीसरे स्टेप में ये ढांचा गैसों को बहुत ही प्रिसिजन के साथ स्टोर और अलग करता है। आप इसे एक तरह का मॉलिक्यूलर स्पंज कह सकते हैं। और पता है ये कितना पोरस होता है? सिर्फ 1 ग्राम MOF का सरफेस एरिया एक पूरे फुटबॉल मैदान के बराबर हो सकता है। इमेजिन करके देखिए। अब आप पूछेंगे कि इसका फायदा क्या है? तो बात यह है कि इस मॉलिक्यूलर तकनीक की अहमियत सिर्फ लैब के अंदर तक सीमित नहीं है। आज जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज हमारे सामने सबसे बड़ा संकट है। और ये MOF सीधे तौर पर वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने और कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये विज्ञान का वो रूप है जो हमारी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या का एक बहुत ही सॉलिड प्रैक्टिकल समाधान पेश कर रहा है। लैब से निकलकर अब जरा असली दुनिया की पॉलिसियों पर नजर डालते हैं। भाग 4, पॉलिसी EV बैटरी ट्रैकिंग। सस्टेनेबिलिटी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है बैटरी पैक आधार नंबर, जिसे हम BPAN कह रहे हैं। इसे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरियों का एक डिजिटल पासपोर्ट मान सकते हैं। ये एक एकदम यूनिक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर है। इसका काम क्या है? इसका काम है बैटरियों के निर्माण के पहले दिन से लेकर उनके फाइनल डिस्पोजल और रिसाइकल होने तक उनकी पूरी लाइफ साइकिल की एंड-टू-एंड ट्रैकिंग सुनिश्चित करना। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि इन नियमों को जमीनी स्तर पर आखिर लागू कौन करता है। जी हाँ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करने वाली ये संस्था इन रेगुलेशंस का सख्ती से पालन करवाती है। क्योंकि देखिए, नीतियां कागज पर कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जब तक उन्हें सही से लागू ना किया जाए, पर्यावरण की रक्षा नहीं हो सकती है ना। ये पूरी व्यवस्था बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के तहत काम करती है। और एक दिलचस्प बात बताऊं, ये नियम सिर्फ EV बैटरियों पर ही नहीं, बल्कि पोर्टेबल, ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल बैटरियों पर भी लागू होते हैं। इसका सबसे कोर प्रिंसिपल है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी EPR। आसान भाषा में कहें तो जो कंपनियां इन बैटरियों को बना रही हैं, अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने वेस्ट को वापस कलेक्ट करें और रिसाइकल करें। इसके लिए बाकायदा सख्त कानूनी टारगेट सेट किए गए हैं ताकि वेस्ट मैनेजमेंट पर्यावरण के अनुकूल हो सके। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमने क्वांटम सर्किट और मॉलिक्यूल्स की अदृश्य दुनिया से लेकर नेशनल EV ट्रैकिंग पॉलिसीज तक का एक लंबा सफर तय किया है। अब इन सबको देखकर एक बहुत बड़ा और शायद थोड़ा परेशान करने वाला सवाल सामने आता है। क्या हमारी ये तेज वैज्ञानिक सफलताएं हमारे बढ़ते पर्यावरणीय फुटप्रिंट को पीछे छोड़ पाएंगी? क्या हमारी नीतियां विज्ञान की इस रॉकेट जैसी रफ्तार के साथ कदम मिला पाएंगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? खैर, विज्ञान और सस्टेनेबिलिटी का ये भविष्य बहुत ही रोमांचक होने वाला है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।